लाइट हाउस की ओर। हेब्राइड्स के स्काई द्वीप पर गर्मियों की एक सुनहरी दोपहर थी। रामसे परिवार का घर समुद्र की लहरों की आवाज से गूंज रहा था। श्रीमती रामसे अपनी खिड़की के पास बैठी थी और उनके बगल में उनका छोटा बेटा जेम्स फर्श पर बैठा पुराने कैटलॉग से तस्वीरें काट रहा था। खिड़की से दूर समुद्र के बीचों बीच वो लाइट हाउस खड़ा था, जो जेम्स के लिए किसी जादुई दुनिया के द्वार जैसा था। श्रीमती रामसे ने मुस्कुराते हुए जेम्स से वादा किया, अगर कल मौसम अच्छा रहा तो हम निश्चित रूप से लाइट हाउस जाएंगे। तभी श्री रामसे वहां पहुंचे। उनका स्वभाव सख्त था और वे केवल तर्क और तथ्यों में विश्वास करते थे। श्रीमती रामसे की बात सुनकर वे रुक गए और कठोर स्वर में बोले, कल मौसम अच्छा नहीं होगा, हवाएं तेज होंगी और समुद्र अशांत रहेगा। उनके शब्दों ने जेम्स के उत्साह को एक पल में ठंडा कर दिया। श्री रामसे का विरोध केवल मौसम को लेकर नहीं था, बल्कि उनकी आदत थी कि वे कभी भी झूठी आशा नहीं देते थे, भले ही वो उनके अपने बेटे के लिए ही क्यों ना हो। जेम्स अपने पिता के प्रति गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उसके पिता ने जानबूझकर उसकी खुशी छीन ली है। इस बीच पास के बगीचे में परिवार की मित्र लिली ब्रिस्को अपनी चित्रकारी में व्यस्त थी। वो श्रीमती रामसे और जेम्स का एक चित्र बना रही थी। लिली एक कलाकार थी जो वास्तविकता और अपनी कल्पना के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जेम्स की उदासी और श्रीमती रामसे की ममता को अपने कैनवास पर उतारने का प्रयास करती, लेकिन उसे लग रहा था कि अभी कुछ अधूरा है। समय बीतता गया और स्थितियां बदल गईं। 10 साल का लंबा अंतराल आ गया। इस दौरान दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। रामसे परिवार का वो गर्मियों का घर अब वीरान पड़ा था। धूल की परतें जम गई थीं और बगीचे की घास बेतरतीब बढ़ गई थी। युद्ध की विभीषिका ने न केवल दुनिया को बल्कि इस परिवार को भी गहरे जख्म दिए थे। प्रू और एंड्रयू, जो कभी इस घर की रौनक थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। प्रू की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई और एंड्रयू युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। सबसे गहरा झटका तब लगा जब श्रीमती रामसे की भी मृत्यु हो गई। वो अचानक एक रात शांत भाव से दुनिया छोड़ गईं। श्री रामसे अब अकेले और पहले से कहीं अधिक टूट चुके थे। जेम्स अब एक किशोर हो चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी वो पुराना गुस्सा और लाइट हाउस न जा पाने की कसक बाकी थी। घर की दीवारें अब श्रीमती रामसे की आवाज़ के बिना सूनी लगती थीं और उनके वादे अब केवल यादें बनकर रह गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद परिवार एक बार फिर स्काई द्वीप के उस घर में लौटा। उनके साथ लिली ब्रिस्को भी आई थी। वो अभी भी अपनी उसी पुरानी पेंटिंग के बारे में सोच रही थी जिसे उसने 10 साल पहले अधूरा छोड़ दिया था। जेम्स की छोटी बहन कैम भी अब बड़ी हो गई थी। घर की पुरानी यादें उन्हें घेर रही थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी भारीपन थी। लिली ने अपना ईजल फिर से उसी जगह लगाया जहां वो सालों पहले खड़ी होती थी। एक सुबह अचानक श्री रामसे ने घोषणा की कि वे आज लाइट हाउस जाएंगे। उन्होंने जेम्स और कैम को तैयार होने के लिए कहा। जेम्स को ये सब बहुत अजीब लगा। जो यात्रा वो बचपन में करना चाहता था, वो अब 10 साल बाद उसके पिता के दबाव में हो रही थी। जेम्स और कैम दोनों ही अपने पिता के इस आदेश से खुश नहीं थे, लेकिन वे उनके सख्त स्वभाव के कारण मना नहीं कर पाए। वे तीनों समुद्र तट की ओर चल दिए। नाव समुद्र में उतर चुकी थी। जेम्स पतवार संभाल रहा था और नाव को लाइट हाउस की ओर ले जा रहा था। श्री रामसे नाव के दूसरे छोर पर बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। बीच बीच में वे जेम्स को निर्देश देते, जिससे जेम्स के अंदर का पुराना विद्रोह फिर से जागने लगता। कैम नाव के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देख रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन उन तीनों के बीच एक खामोश तनाव व्याप्त था। जैसे ही नाव लाइट हाउस के करीब पहुंची, श्री रामसे ने अचानक जेम्स की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, जेम्स, तुमने नाव बहुत अच्छी तरह चलाई। ये शब्द जेम्स के लिए अप्रत्याशित थे। वर्षों से मन में दबी नफरत और गुस्सा एक पल के लिए कम हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता भी समय के साथ बदल गए हैं। कैम ने भी अपने पिता की ओर देखा और एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। अंततः वे लाइट हाउस पहुंच गए और श्रीमती रामसे का वो पुराना वादा पूरा हुआ। उधर बगीचे में लिली ब्रिस्को ने अपनी पेंटिंग की ओर देखा। उसे लाइट हाउस की दूरी और उस घर की यादों के बीच का संबंध समझ में आ गया। उसने अपने ब्रश से कैनवास के बीचों बीच एक अंतिम सीधी रेखा खींची। जैसे ही उसने वो रेखा पूरी की, उसे लगा कि उसकी दृष्टि विजन पूरी हो गई है। वो पेंटिंग जो 10 साल से अधूरी थी, अब मुकम्मल थी। श्रीमती रामसे की अनुपस्थिति में भी उनका अस्तित्व उस पूर्णता में समा गया था।